Firstly, hello everyone. Today I am going to discuss हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि आईएनसी अप्रूव जो भी सिलेबस है हमारा, आईएनसी ने जो भी निकाला है सिर्फ हम उतना ही सिलेबस को कवर करेंगे और इसको एक मतलब क्विक रिवीजन जैसा भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है, जिसको हम नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जो भी नाम से पता चलता है, जो भी इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल से होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका सेकंड नाम होता है नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन, जो कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर कोई भी एक पर्सन है जो हॉस्पिटल में गया और उसके बाद में उसको वहाँ से इन्फेक्शन मिला, एक्वायर हुआ, उस इन्फेक्शन को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये कब पता चलता है, जैसे कि एक कोई पेशेंट का अटेंडेंट है, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वो वापस आया तो तुरंत नहीं पता चलेगा, पर 24 से 48 आवर्स में उसको फीवर या फिर कफ, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो क्या होता है, उससे पता चलता है कि हाँ उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि WHO ने दी है, ठीक है। तो क्या है, एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल, ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से एक्वायर होता है यानी मिलता है या फिर किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी से, ठीक है, दैट वाज नॉट प्रेजेंट अ इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। पर ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ये क्या एडमिशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, यानी जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तब उसको दूसरी डिजीज़ हो रखी होती है। लेकिन अगर इनसाइड द हॉस्पिटल उसकी जो एक डिजीज़ थी उसके बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का। तो सबसे पहले क्या होता है, वो ट्रांसमिशन, मतलब कि ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफ़र होने से बचाना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसमिशन होने से बचाते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, रिड्यूस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी जो भी छोटे छोटे पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि इनसाइड हॉस्पिटल क्लीनिंग हो रही होती है ना, या फिर पेशेंट का जो बेड है उसको क्लीन किया जाता है, तो उसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, माइक्रोबियल यानी कि छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इन्फेक्ट करते हैं। फिर आता है प्रोटेक्ट पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर और विजिटर, यानी कि उन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है जो भी हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, विजिटर जो अटेंडेंट आते हैं पेशेंट के, या फिर जो खुद पेशेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो भी क्वालिटीज़ पेशेंट को दी जाती है हेल्थ केयर की, उन सारी क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। शॉर्टन हॉस्पिटल स्टे, कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट है वो बहुत कम समय में हॉस्पिटल में रहे, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए रहे और जल्दी से जल्दी ठीक होकर वो घर चला जाए। डिक्रीज मॉर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी रेट, यानी डेथ रेट और इलनेस रेट को डिक्रीज करते हैं। फिर आते हैं कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉमन कॉजेटिव यानी कि कौन से वो जो है डिजीज़ है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में अफेक्ट करती है। स्टेफिलोकोकस, इकोलाई, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और इन्फ्लुएंजा। ये ज़्यादा आपके सिलेबस में था नहीं, बट जानकारी के लिए इसमें ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं सोर्स ऑफ HAI। सोर्स ऑफ HAI क्या होता है, सोर्स ऑफ HAI यानी कि कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है एंडोजीनस, एक होता है एक्सोजीनस। अब एंडोजीनस क्या होता है और एक्सोजीनस क्या होता है। एक्सोजीनस जैसे कि हम हॉस्पिटल गए, ठीक है, और हॉस्पिटल जाने के बाद किसी पेशेंट को इन्फेक्शन था, वो आपको हो गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को TB था, उसने कफ किया, ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आए, या फिर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आपके ऊपर ड्रॉपलेट्स आए और उससे आपको इन्फेक्शन हुआ, तो वो होता है एक्सोजीनस इन्फेक्शन। अब वही एंडोजीनस क्या होता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, आपको क्या हुआ, स्किन पे आपके बहुत सारे बैक्टीरिया बैठे हुए पर आपको पता नहीं चलता है। देन उसके बाद कोई इंजरी हुई और उस कट के थ्रू जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया बैठे थे जो आपको हार्म नहीं कर रहे थे, उस कट के थ्रू, किसी इंजरी के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर ले गए, और जब वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर किए, देन उसके बाद उन्होंने आपकी बॉडी को एक होस्ट बना लिया,
और फिर उसके अंदर वो ग्रो करने के बाद वो आपको कोई भी डिजीज़ कंडीशन देते हैं, उसको बोलते हैं एंडोजीनस सोर्स ऑफ HAI। देन हम पढ़ते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्रेकिंग ऑफ चेन। ठीक है, अब चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। जैसे कि मान लो आप एक पर्सन बीमार है, ठीक है, इन्फेक्शन एजेंट जो कि वो बीमार है, फिर वो क्या करता है, रिजोवायर एक इन्फेक्शन एजेंट है हॉस्पिटल इनसाइड, ठीक है, उसने क्या किया, किसी भी पेशेंट के अंदर एंट्री ली, ठीक है, उसके अंदर रिजोवायर यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज किया, कॉज करने के बाद वो वहाँ से निकला, यानी कि एक पेशेंट बीमार था, उसने कफ किया, उसके ऊपर, जैसे कि मानिए एक पेशेंट है ना, वो बीमार है, ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर से उसने कफ किया और बैक्टीरिया निकले बाहर। देन उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आया, बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गया उस तक अदर पर्सन के, और फिर अदर पर्सन ने उसको मतलब अपने मुंह में लगाया, हाथ कहीं पे भी लगाया, तो उसके बाद वो जो बैक्टीरिया दूसरे पर्सन से इसके अंदर एंटर हुए थे वो एंट्री ले लेंगे दूसरे पर्सन की बॉडी में, फिर वो उसको एक सस्पेक्टेबल होस्ट बनाएंगे। सस्पेक्टेबल होस्ट मतलब उसके अंदर क्या करेंगे, अपनी कॉलोनी बनाएंगे, कॉलोनी बनाने के बाद वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शियस कर देंगे। देन उसके बाद आते हैं नर्सिंग मेजर टू ब्रेक द चेन। अब कैसे हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम हैंड हाइजीन करेंगे, यानी कि स्टेराइल एसेप्सिस टेक्निक का यूज़ करेंगे, फिर PPE किट पहनेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल टेक्निक, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन से बचाएंगे, BMW वेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे, सेफ इंजेक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि ये नहीं कि किसी की इंजेक्शन किसी को भी लगा देते हैं। प्रैक्टिसेस, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे कि न्यू नर्स है जो कि फ्रेशर है, अब आप उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, आप उसको पकड़ा दोगे बिना किसी सुपरविज़न के, तो क्या होगा, वो गलत इंजेक्शन गलत जगह लगा देगा, तो वो भी एक कॉज होता है इन्फेक्शन होने का, ठीक है, या फिर उसने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करी इससे। फिर आइसोलेशन प्रिकॉशन, उसको कोई भी एक इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 में क्या किया जाता था, उनको एक दूसरी जगह पर रखा जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, ताकि उनका जो भी इन्फेक्शन है वो किसी अदर पेशेंट को ना हो। फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इसमें 2 रिस्क फैक्टर होते हैं, एक हॉस्पिटल फैक्टर, एक पेशेंट फैक्टर। अब हॉस्पिटल फैक्टर में क्या होता है, नियोनेट एंड अर्ली माल न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जल्दी इन्फेक्शन होता है, कैंसर में भी इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बर्न, अगर बर्न का पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसका सारा भी जो भी इंजरी है वो सब ओपन रहता है, तो उसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। फिर आते हैं हॉस्पिटल फैक्टर्स। है हॉस्पिटल फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक अगर हम कोई भी पेशेंट है हॉस्पिटल में रहता है तो ऑफकोर्स उसे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ICU एडमिशन, मतलब कि अगर कोई पेशेंट ICU में है तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस अगर कोई प्लेस होती है हॉस्पिटल में तो वो ICU ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के पेशेंट होते हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। फिर सर्जरी में आपका जो भी वुंड है या फिर जो भी इंजरी है वो पूरा कट रहेगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई ओपन पोर्टल है तो उसमें ऑफकोर्स बैक्टीरिया एंटर करेंगे। यूरिनरी कैथेटर, अगर आप जो भी पेरिनियल एरिया है उसको क्लीन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो उस कैथेटर के थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शंस हो जाए। फिर सेंट्रल वेनिस कैथेटर, सेम चीज़ है कि अगर वो उसमें भी आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ओवर क्राउडेड, अगर कभी कभी देखा होगा हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कब कौन कहाँ कैसे आ रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ HAI। टाइप्स ऑफ HAI में क्या होता है, 4 टाइप्स के HAI होते हैं। सबसे पहले आता है COTI, यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिर आता है SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फिर आता है
VAE वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इवेंट्स। फिर आता है क्लैप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम एक एक को पढ़ेंगे, जितना आपके सिलेबस में है मैंने सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है, इतना ही समझाया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं समझाया है। ठीक है, तो आते हैं क्या होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम किसी भी पेशेंट को कैथेटर लगाएंगे, अगर उसका पेरिनियल एरिया क्लियर नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी उसके पेरिनियल एरिया पे बैक्टीरिया है वो उसकी बॉडी में एंटर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉज ये होता है। सेकंड कॉज क्या होता है, अगर बहुत लंबे टाइम तक कैथेटर लगा हुआ है किसी भी पेशेंट को, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। फिर आता है पुअर कैथेटर केयर। पुअर कैथेटर केयर में मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट को कैथेटर लगा के छोड़ दिया, ना तो उसकी क्लीनिंग की जा रही है, ना तो उसको पूरा स्टेराइल किया जा रहा है, प्रॉपरली क्लीन किया जा रहा है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। फिर आता है इंसर्शन टेक्निक, यानी कि कभी कभी देखा होगा कि कोई भी जो भी किसी की पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो क्या किया जाता है कि बस कैथेटर लगा दिया और कुछ भी नहीं करते, यानी कि उसको प्रॉपर क्लीन नहीं करते, या फिर कहीं पे भी डाल दिया कैथेटर, गए पेशेंट के बेड पे रख दिया और उसके बाद उसको इंसर्ट कर दिया। तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि जो भी बेड पे हॉस्पिटल इनसाइड जो भी बेड पे बैक्टीरिया थे, अब वो क्या हुआ कैथेटर पे आ गया और कैथेटर से पेशेंट की बॉडी में चले गए। ठीक है, इसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, अगर किसी को भी कॉटी होता है तो उसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, फीवर आएगा, डिसयूरिया, बर्निंग और क्लाउडी यूरिन। ठीक है, और कभी कभी पेन भी होता है। फिर आते हैं SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है, ये बहुत सुपरफिशियली होता है या फिर डीप भी होता है, और ऑर्गन या ऑर्गन स्पेस में भी, मतलब डिपेंड करता है कि किसी भी पेशेंट को सर्जरी है तो कितने कट पर सर्जरी लगी गई है, उसकी डेप्थ पे इन्फेक्शन डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटी सी माइनर सर्जरी हुई है तो सुपरफिशियल इंसिजनल भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कट लगा हुआ है तो डीप इंसिजनल भी हो सकता है, या फिर अगर किसी का कभी कभी होता है नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, तो वो भी डिपेंड करता है कि ऑर्गन तक पहुंच गया है या फिर जो भी है। ठीक है, उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है। इसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, पेन होगा, स्वेलिंग, रेडनेस, अगर सर्जरी है तो ऑफकोर्स पस का डिस्चार्ज भी होगा, और फीवर। फीवर बहुत कॉमन होता है, फीवर मोस्टली आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा। फिर आता है VAE वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट क्या होता है, ये बहुत क्रिटिकल और मॉनिटर, यानी वेंटिलेटर का मतलब ही पता चलता है आपको कि ICU मॉनिटर ये सारी चीज़ों से है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट को फीवर हुआ, ठीक है, या फिर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया यानी कि क्या होता है, जब टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल, तो यानी कि हाइपॉक्सिया की कंडीशन भी होती है। अब नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, ठीक है, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है सारी चीज़ों में। फिर आता है क्लैप्सी। क्लैप्सी क्या होता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फीवर होता है, ठंडी बहुत लगती है पेशेंट को, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब BP लो हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर जब कराओगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। रेडनेस और इंसर्शन साइट, मतलब कि जहाँ से भी सेंट्रल लाइन डाली जाती है वहाँ पे रेडनेस और रेडनेस प्रेजेंट होती है, या फिर स्वेलिंग भी हो जाती है कभी कभी। देन उसके बाद में आते हैं बंडल ऑफ अप्रोच। बंडल ऑफ अप्रोच क्या होता है, बंडल ऑफ अप्रोच होता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि मान लीजिए बंडल का मतलब ही क्या होता है, एक ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि 3 से 5 लोगों का एक ग्रुप बना लो, उसके बाद में सबको बांट दो कि हाँ आपका काम ये है, आपका काम ये है, एक टीम वर्क बना लो। और उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर एक ग्रुप है, ठीक है, टीम वर्क, वो किसी पेशेंट की डिजीज़ पे वर्क कर रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ लोग
उसके डिजीज़ कंडीशन पर वर्क करेंगे। फिर एक वैक्सीन बनाएंगे, वैक्सीन बना के उस पेशेंट को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे यानी मॉनिटर करेंगे कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, और वर्क करेगा तो फीडबैक देंगे, टाइमली वर्क कर रहा है कि नहीं फिर फीडबैक देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ था। एक बंडल ऑफ अप्रोच इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 to 5 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है, 3 से 5 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें व्हेन परफॉर्म टुगेदर एंड कंसिस्टेंटली, यानी कि वो एक साथ वर्क करते हैं और तब तक करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स, जब तक प्रॉपर अच्छा रिजल्ट नहीं आ जाता है। डैट व्हेन इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली, और फिर उसको बनने के बाद वो पेशेंट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताया एक आसान भाषा में। देन उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन केयर, टीम वर्क, कॉम्प्लिकेट मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ऑडिट और फीडबैक। ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिया था, अगर आपको जानकारी के लिए लिखना है तो लिख लेना। देन उसके बाद आते हैं कॉटी बंडल प्रिवेंशन क्या होता है। ठीक है, अब कॉटी बंडल प्रिवेंशन मैंने बताया था क्या होता है। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। बिफोर इंसर्शन, इंसर्शन से पहले क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे इंडिकेशन को, यानी कि चेक करेंगे कि पेशेंट यही है जिसको कैथेटर डालना है। फिर एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, पेशेंट को बताओगे भी जाकर कि हाँ हम आपको कैथेटर डालने वाले हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके अटेंडेंट को बताओगे। हैंड हाइजीन करोगे, और सारे जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे स्टेराइल होने चाहिए। देन उसके बाद में ड्यूरिंग इंसर्शन क्या करोगे, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करोगे। एसेप्टिक टेक्निक यानी स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ करोगे, जैसे कि हैंड हाइजीन, वो जो 6-7 स्टेप्स होते हैं उनको करोगे। देन उसके बाद स्टेराइल ग्लव्स, एक 1 हैंड टेक्निक होती है ग्लव्स वेयर करने की, वो करोगे। देन उसके बाद स्मॉल सुटेबल कैथेटर, यानी एक छोटा जितना भी ज़रूरत हो उतना एक सुटेबल कैथेटर डालोगे, पेशेंट इंसर्ट करोगे। देन आफ्टर इंसर्शन क्या करोगे, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उस कैथेटर का उसको क्लोज करोगे। डेली कैथेटर केयर प्रोवाइड करोगे। उसका यूरिनरी बैग ब्लैडर के नीचे टांगोगे। ठीक है, और अननेसेसरी ओपनिंग जो भी है उसको अवॉइड करोगे। देन उसके बाद पेशेंट का जो भी क्या बोलते हैं यूरिनरी बैग है उसको रेगुलरली खाली करोगे बस, और कोशिश करो कि जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए तो कैथेटर निकालने की ज़रूरत हो जाए। देन एसएसआई प्रिवेंशन क्या होता है, प्री ऑपरेटिव। एसएसआई में देखो, एसएसआई में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक होता है प्री ऑपरेटिव, एक होता है इंट्रा ऑपरेटिव, एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि जो भी पेशेंट को सर्जरी हुई है उसके पहले हमें क्या क्या करना है। इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग सर्जरी हमें क्या क्या करना है, और पोस्ट ऑपरेटिव हमें सर्जरी के बाद क्या क्या करना है। ये सारी केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव क्या करेंगे, पेशेंट को मतलब क्लीन करेंगे। जहाँ पे भी सर्जरी करनी है उस अगर एरिया पे हेयर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, हेयर को क्लीन करेंगे, क्लिपिंग कर देंगे। देन उसका ब्लड शुगर लेवल भी चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि अगर हम उसका शुगर लेवल ज़्यादा है, हाँ से उसका शुगर लेवल चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने उसका शुगर लेवल नहीं चेक किया और सर्जरी कर दी, फिर ब्लड बहता गया, रुका ही नहीं, क्लॉटिंग हुई नहीं। ठीक है, देन एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, और स्किन एंटीसेप्टिक यानी स्किन को पूरे स्किन में मार्किंग करके फिर हम उसको बीटाडीन से क्लीन करेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी पेशेंट को सर्जरी के लिए उसकी स्किन को क्लीन करते हैं तो हमेशा बीटाडीन से करते हैं, स्प्रिट से नहीं करते, क्योंकि स्प्रिट क्या होता है जब कट लगेगा तो स्प्रिट से पेशेंट को जलन होने के चांसेस होते हैं। देन आता है इंट्रा ऑपरेटिव में क्या होता है, एक स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया। प्रॉपर सर्जिकल चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजनेशन, पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन करेंगे। देन आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है, उसकी ड्रेसिंग करेंगे,
स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, देन उसकी वुंड हीलिंग करेंगे, यानी कि जो भी पेशेंट को घाव दिया गया था, जो भी पेशेंट की सर्जरी हुई थी, उसको हील करने की कोशिश करेंगे और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। देन आते हैं VAE, क्या होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेटर है तो कोशिश करेंगे पेशेंट का जो भी बेड है उसको 30 to 45 डिग्री की एंगल पे रखा जाए। देन उसको डेली सैनिटेशन इंटरप्शन कराएंगे, डेली एक्यूबेशन कराएंगे, मतलब समझ रहे हो, सक्शनिंग कराएंगे, एक्यूबेशन। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वो सक्शन नहीं कर रहा होगा ना, तो उसके अंदर म्यूकस कलेक्ट हो रहा होगा, तो इसलिए। फिर ओरल केयर देंगे उसको। अब पेशेंट है तो ब्रश तो कर नहीं सकता है, तो हम क्या देंगे, क्लोरोहेक्सिडीन एक सोल्यूशन होता है, उससे उसको ओरल केयर कराएंगे। DVT प्रोफाइलिक्सिस, यानी कि उसके जो भी डीप वेन में थ्रोम्बोसिस था, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में प्रोफाइलॉक्सिस कराएंगे। स्ट्रेस अल्सर, क्लोज सक्शनिंग सिस्टम, यानी कि जो भी सक्शनिंग सिस्टम होगा उसको क्लोज कर देंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी मूवमेंट करने लगे, अर्ली मोबिलाइजेशन। देन आता है क्लैप्सी। क्लैप्सी क्या होता है, वो तो क्लैप्सी होता है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, नाम से पता चलता है ब्लड के बारे में। तो ड्यूरिंग इंसर्शन और मेंटेनेंस कैसे होता है। ड्यूरिंग इंसर्शन क्या करेंगे, क्लैप्सी होता है जो नेक से एक ट्यूब डाली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग इंसर्शन क्या करेंगे, वही चीज़ है, हैंड हाइजीन। फिर क्लोरोहेक्सिडीन स्किन प्रिपरेशन स्किन पे लगाएंगे, क्लोरोहेक्सिडीन, मैक्सिमम स्टेराइल बैरियर, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस अगर अवेलेबल है तो। देन आता है मेंटेनेंस। ड्यूरिंग ड्रेसिंग इंस्पेक्शन, ड्रेसिंग के टाइम पे ध्यान रखेंगे। स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज, डेली उसकी जो ड्रेसिंग है उसको चेंज करेंगे। निडल लेस कनेक्टर्स, कोशिश करेंगे कि निडल ना हो कनेक्टर्स में। हाफ डिसइंफेक्शन, यानी कि स्क्रब उसको क्लीन बनाएंगे। फिर डेली असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट करेंगे उसका, और जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको रिमूव करेंगे। फिर आते हैं सर्वेलेंस ऑफ HAI। सर्वेलेंस ऑफ HAI क्या होता है, यानी कि हॉस्पिटल में एक मतलब एक अपर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वेलेंस ऑफ HAI, जो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही है, सारी चीज़ें हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं है, डेटा प्लानिंग करता है, कोशिश करता है कि पूरा जो भी हॉस्पिटल है वो डिसइंफेक्टेड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। अगर आप जो भी लिखे हुए में चीज़ें ये रीड करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है सर्वेलेंस HAI का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटेक्ट करना होता है कि जो भी आउटब्रेक है वो कि नहीं है, यानी कि पैंडेमिक चीज़ें जो फैल रही होती हैं वो रुकी हुई है कि नहीं। जैसे कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो वो हॉस्पिटल में क्लीनिंग की वजह से इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। मॉनिटर ट्रेंड्स, यानी सारे मॉनिटर्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए। रिस्क फैक्टर, जो भी पेशेंट की वजह से अंदर पेशेंट को रिस्क हो रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एलिवेट करेंगे प्रिवेंशन मेजर को, कंपेयर करेंगे इन्फेक्शन रेट को कि अब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी को, कौन सी क्वालिटी, हेल्थ केयर सर्विसेज, गाइडेंस, एंटीबायोटिक पॉलिसी, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सुपरविलेंस, क्या होता है, पॉजिटिव सुपरविलेंस, एक्टिव सुपरविलेंस, प्रोस्पेक्टिव सुपरविलेंस, रेट्रोस्पेक्टिव सुपरविलेंस और टारगेटेड सुपरविलेंस। पॉजिटिव सुपरविलेंस में क्या होता है, रूटीन करेंगे और सारे स्टाफ और रिपोर्ट करेंगे, किसके थ्रू, सारे स्टाफ के थ्रू। एक्टिव सुपरविलेंस क्या होता है, रेगुलर डेटा को कलेक्शन करेंगे, ठीक है, इन्फेक्शन को, और कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन को, ठीक। फिर आता है प्रोस्पेक्टिव सुपरविलेंस,
डेटा को कलेक्ट करेंगे। पेशेंट केयर, यानी कि जब पेशेंट की केयर दी जाती है उस वाले डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद में रेट्रोस्पेक्टिव सुपरविलेंस क्या होता है, डेटा कलेक्ट करेंगे कौन से पेशेंट को, जो भी पेशेंट को डिस्चार्ज हो गया है, जो भी पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया है। फिर आता है टारगेटेड सुपरविलेंस, क्या करेंगे, हर एक स्पेसिफिक यूनिट पे फोकस करेंगे, जैसे आईसीयू है, ओटी है, माइनर ओटी, मेजर ओटी, ये सारी चीज़ें। फिर स्टेप्स ऑफ सुपरविलेंस क्या होता है, डेटा कलेक्शन करेंगे। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं सुपरविलेंस का, यानी कि जो भी अपर मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, उसके स्टेप्स कौन कौन से। सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, केस आइडेंटिफाई करेगा, यानी किसी भी पेशेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसका डेटा एनालाइज करेगा एक पेशेंट का, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन देखेगा, फिर रिपोर्ट देखेगा, फिर फीडबैक देगा अपने स्टाफ को, ठीक। करेक्ट एक्शन लेगा, फिर रीएवल्यूशन लेगा। इन केस अगर सही फीडबैक नहीं है तो वो करेक्ट एक्शन लेके उसके बाद रीएवल्यूशन करेगा। देन आते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम क्या होता है, यानी कि एक टीम होती है जो क्या करती है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सबसे ऊपर क्या आते हैं, मेंबर्स, सबसे पहले देखते हैं मेंबर्स क्या आते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, सबसे ऊपर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होते हैं। फिर उसके नीचे क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो भी माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली डिग्री लिए होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अरे वही ना जो उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं एडवांस लेवल पे। फिर आते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, देन फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, CSSD इंचार्ज, और फिर हाउसकीपिंग सुपरविज़न। ये सारे लोग क्या करते हैं, एक टीम होती है जो इन्फेक्शन कंट्रोल करती है। अब इन्फेक्शन कंट्रोल की जो टीम होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ होती होगी। तो ये क्या करते हैं, SAI सर्वेलेंस करते हैं। फिर स्टाफ को एजुकेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारे डिजीज़ पे। फिर एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, ऑडिट हैंड हाइजीन, टाइम टू टाइम हैंड हाइजीन करेंगे, टाइम टू टाइम स्टेलाइज करेंगे चीज़ों को। वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो है CSSD, ये क्या होता है, स्टेलाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है ये इंचार्ज, ठीक है। यहाँ इसी के पास ऑटोक्लेविंग मशीन होती है CSSD के पास। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज करेंगे BMW के थ्रू, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू। फिर इन्फेक्शन रेट को ये रिपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद आते हैं, बहुत छोटे टॉपिक है बस समझने के लिए, आपकी INC ने दिए हैं तो बस इसीलिए बहुत छोटा छोटा इनको लिखा है, बहुत वेल डिटेल में नहीं है। देन आते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होता है, ठीक है, तो इसके फंक्शंस, तो कम्युनिटी में यही लोग आते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, HOD आता है हॉस्पिटल का, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल इंजीनियर होते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर होते हैं, हाउसकीपिंग मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है। फिर फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं इन्फेक्शन को, कंट्रोल करते हैं पॉलिसी। फिर HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का अप्रूवल देते हैं, एलोकेट करते हैं बजट को, मीटिंग कंडक्ट करते हैं और जितना भी आउटब्रेक होता है उसको रिव्यू करते हैं। फिर इंश्योर करते हैं NABH और NQAS, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। बस इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर अपना वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बाकी और डिटेल में चाहिए तो आप हमें बताइएगा, मैं और डिटेल में देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।